नमस्कार दोस्तों, 25 सितंबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो चूंकि आज सैटरडे है, केवल 4 आर्टिकल्स छपे हैं। इस 4 आर्टिकल्स में मैं 3 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल ये कास्ट सेंसस वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कल के करंट अफेयर्स में मैंने कास्ट सेंसस से रिलेटेड जो भी चीजें बताई हैं, बस उनको यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया गया है। कास्ट सेंसस के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। कल का करंट अफेयर्स देखा है, आपको उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देखिए, कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव काम है ये, एक्सट्रीमली एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स काम है ये। और अगर हम इसको नॉर्मल सेंसस के साथ जोड़ देंगे तो नॉर्मल सेंसस भी बेकार हो जाएगा। कास्ट ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाला बिल्कुल ही फर्जी था, ये भी केंद्र सरकार ने बोला है, इसलिए अलग से कास्ट सेंसस कराने की जरूरत है। कुल मिला के इनडायरेक्टली यहाँ पे केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि हम डेफिनेटली कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे, बट अलग से कंडक्ट करवाएंगे, अभी नहीं कंडक्ट करवाएंगे। बस यही सब बातें हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इस आर्टिकल को अलग से फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर कल बातचीत हो चुकी है। ये आर्टिकल मैं कहूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक आर्टिकल है। वो ये है, व्हेन ग्लोबल फर्म्स डिसएंगेज एम्प्लॉयमेंट सफर्स। अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्ड ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को इंडिया में बंद कर दिया है। अब फोर्ड इंडिया के अंदर कार नहीं बनाएगा। अब ये बात नहीं कि फोर्ड की कार इंडिया में नहीं बिकेगी, इंपोर्ट होंगी, जिसको खरीदना है वो इंपोर्ट ड्यूटी भरे और कार खरीद ले। अब इसके चलते 4,000 तो सीधे सीधे नौकरियां गई थी जो कि फोर्ड के एम्प्लॉयज थे, और लगभग 40,000 एम्प्लॉयज की नौकरी गई थी, वो लोग जिन्होंने फोर्ड की डीलरशिप खरीद रखी थी और उन डीलरशिप के अंदर नौकरियां कर रहे थे। तो अगर इस प्रकार से जो ग्लोबल फर्म्स हैं वो डिसएंगेज करने लगती हैं, हमारी इकोनॉमी को छोड़ के जाने लगती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट सफर करता है। और फिर उस एम्प्लॉयमेंट को आप कैसे एकोमोडेट करोगे दूसरी इकोनॉमी में, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत ही ब्यूटीफुली इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। हम इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इज नॉट अ बाई स्टैंडर्ड इन द ऑकस सागा। देखिए, ये ऑकस के रिस्पेक्ट में आर्टिकल, बात हमने भी इस पे बहुत की है, लेकिन यहाँ पे थोड़े यूनिक पॉइंट्स, थोड़े पॉइंट्स मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इंडिया में मिक्स्ड रिएक्शन निकल के आ रहे हैं। एक तो फ्रांस को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो चाइना के अगेंस्ट डेटरेंस बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन एक फैसेट ये है कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में न्यूक्लियर सबमरीन प्रोलिफरेट कर सकती हैं। मैं इसका एक एसेंस देता हूं आपको। देखिए, कुछ दिन पहले जब इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही थी और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप और बाद में जो बाइडेन चिल्ला चिल्ला के इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे, तो उस समय पे चाइना ने एक बात कही थी। चाइना ने बोला था कि आज की डेट में भले ही यूएस इंडिया का दोस्त बन रहा है, लेकिन कल की डेट में जब इंडिया स्ट्रांग होगा ना, यही यूएस इंडिया का दुश्मन बन जाएगा। और यह बात चाइना की बिल्कुल सही होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से यूएसए ने चाइना को ताकतवर किया है, इंडिया को ताकतवर नहीं कर रहा है। भले ही यूएस इस समय पे हमारा दोस्त नजर आ रहा है, बट एक लिमिट से ज्यादा यूएस नहीं चाहता है कि इंडिया ताकतवर हो। इसलिए आप देखिए कि अब तक अपनी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी यूएस ने इंडिया को नहीं बेची है, जबकि इंडिया उसको खरीदना चाहता है। समझ गए आप बात को? तो मतलब जो सबसे सेंसिटिव वेपन्स प्रोग्राम है यूएसए का, वो यूएस इंडिया को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यूएस नहीं चाहता है कि इंडिया एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हुआ तो कल वो यूएस की ही बात नहीं मानेगा, वो तो हम वैसे भी नहीं मानते हैं अभी। तो इसका मतलब यह है कि यूएस का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि इंडिया को इस्तेमाल करके बस चाइना को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। तो यूएस जैसे पार्टनर्स पे पूरी तरीके से हम भरोसा नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली लुकिंग एट दिस इवेंट। हाँ, जरूरत है हमको यूएस के हेल्प की, बट हम आंख बंद करके सोचे कि यूएस बिल्कुल हमारी मदद के लिए आ जाएगा चाइना के अगेंस्ट, ऐसा नहीं होने वाला है। एक बड़ा अच्छा फॉरेन पॉलिसी व्यू, इसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने व्यू दिया है, ये मैंने इन्फर किया है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इस आर्टिकल में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, काफी पहले बात की गई है, एक दो यूनिक पॉइंट्स है, उनको देखेंगे। और फिर फाइनली कोविड-19 की जो केसेस कम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। देख लेते हैं आज हमको किसने किसने ज्वाइन किया, हमारे कौन कौन से मेंबर्स आए हैं। तो भाई, प्रीतम कुमार ने हमको ज्वाइन किया है। प्रीतम कुमार का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक प्रीतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रिकरेंटली। फिर अनवई राय चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है। अनवई राय चौधरी, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। देन आस्था ने हमको ज्वाइन किया है। रिया गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है। रिया गुप्ता का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिश्रा दीवू ने हमको ज्वाइन किया है। मिश्रा दीवू का 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक मिश्रा दीवू। एंड नेहा वर्मा ने हमको ज्वाइन किया। तो नेहा वर्मा
मिश्रा दीवू सेकंड मंथ एज ए मेंबर, रिया गुप्ता थर्ड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आस्था, देन अन्वय राय चौधरी, then Preetham Kumar third month as a member, very warm welcome back Preetham, thank you so much for joining. Special thanks to those members who are joining recurrently, that is specifically very helpful, or thanks to all the guys and girls who are joining because you are helping a lot, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ। और 10 अक्टूबर प्रीलिम्स इज ऑलमोस्ट ऑन आवर हेड, जैसे 10 अक्टूबर खत्म होगा उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे जो MCQs हैं, क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं स्पेसिफिकली मेंबर्स के लिए आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन की। अ फ्लिकर ऑफ होप, पहला आर्टिकल हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? तो पहला आर्टिकल है आपका व्हेन ग्लोबल फर्म्स डिसएंगेज एम्प्लॉयमेंट सफर्स व्हाइल इनवर्ड FDI इन इंडिया डज क्रिएट जॉब्स द मैग्नीट्यूड एंड द क्वालिटी ऑफ जॉब जनरेशन नीड स्क्रूटनी। भैया ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि भैया हम FDI को इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, FDI आ रहा है, अब डेफिनेटली FDI के आने से जॉब क्रिएट होती हैं, बट उन जॉब्स की क्वालिटी क्या है इसको एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली कुछ लेबर स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए गए हैं अगस्त 2021 के। रिलीज किसने किया है इसको? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने इनको रिलीज किया। इन्होंने ये बताया कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, जुलाई में लगभग 7% था, वो अगस्त 2021 में लगभग 8.3% पहुंच चुका है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात की जाए तो जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था? मतलब लगभग 399.7 मिलियन लोगों के पास जॉब थी, मतलब लगभग 39 करोड़ 97 लाख लोग, 39.97 करोड़ लाख लोगों के पास जॉब थी जुलाई 2021 में। और वही जॉब अगस्त में हो गई है टोटल नंबर ऑफ 39 करोड़ 78 लाख, मतलब लगभग 19 लाख जॉबें एक महीने में कम हो गई। ठीक है, तो मतलब महीने दर महीने साल दर साल हमें नौकरियां बढ़ा रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां यहां कम हो रही हैं। अब जब सेक्टोरल एनालिसिस की गई इस जॉब लॉस की, तो पता चला कि नौकरियां जो कम हुई हैं वो फॉर्म जॉब्स में कम हुई। फॉर्म जॉब्स मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसमें नौकरियां कम हुई हैं। तो एग्रीकल्चर सीजन, ये हार्वेस्टिंग या सोइंग का जब सीजन खत्म हो जाता है तो एकदम से जो दिहाड़ी एग्रीकल्चर मजदूर होते हैं उनकी नौकरियां चली जाती। तो बताया जा रहा है कि ये वो फिनोमिना है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यह भी बोला है कि जो नॉन फॉर्म जॉब्स हैं वो बढ़ी हैं। तो लगभग 8.7 मिलियन जो जॉब्स गई हैं वो एग्रीकल्चर से गई हैं, और लगभग 6.8 मिलियन नई जॉब्स यहां पे बनी हैं। और इसी 8.7 मिलियन और 6.8 मिलियन का डिफरेंस कितना है? 1.9 मिलियन, जो कि ओवरऑल नंबर ऑफ जॉब लॉसेस है। तो 87 लाख जॉब एग्रीकल्चर से गई हैं और नॉन एग्रीकल्चर में 68 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है भाई, यहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 9,40,000 जॉब गई हैं। तो अब यहां पे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जो भी लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकल रहे हैं वो कहां पे जा रहे हैं? क्या वो फैक्ट्री में जा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं लो एंड सर्विस एक्टिविटीज में, इनफॉर्मल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन जॉब्स में। आपने देखा होगा जो गांव में खेती बाड़ी किसानी करते हैं वो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जो बिल्डिंगें वगैरह बन रही होती है ना, उनमें जाके दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं। और दिहाड़ी मजदूर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, पैसे मिले नहीं मिले, ओवरऑल उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा गंदी होती है। ओके, तो नॉर्मल टाइम्स के समय पे होता क्या है कि जो सीजनल लेबर होता है, जैसे एग्रीकल्चर में काम है तो किसानों ने एग्रीकल्चर में काम किया, और जब एग्रीकल्चर में काम खत्म हुआ तब वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले गए। आइडियली उनको फैक्ट्री सेक्टर में जाना चाहिए था, क्योंकि फैक्ट्री सेक्टर की जॉब्स फिर भी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जॉब्स तो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और अब तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जॉब्स आप देख लो कि खत्म सी होती नजर आ रही है। ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी लोग बाहर निकल रहे हैं और फिर वो इधर उधर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वो लेडीज जो कि कोई बिल्डिंग बन रही थी वहां पर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करनी थी, बाद में पता चला जब वो नौकरियां चली गई तो शहरों में वो किसी के घर में जाके एज अ मेड काम करने के लिए नौकरियां ढूंढने लगी, कहीं पे जाके बर्तन साफ कर दिए। इस प्रकार की छोटे लेवल की नौकरियां वो ढूंढने लगी, जबकि आइडियली उनको नौकरी मिलनी चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। तो ये जो नॉन अवेलेबिलिटी है सफिशिएंट जॉब्स की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और हायर एंड सर्विसेज में, दिस कैन बी अ डैम्पनर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर। कहने का मतलब ये है कि हायर एंड सर्विसेज में अच्छी नौकरियों में जो नौकरियां की अवेलेबिलिटी कम है, इसके चलते होगा ये
कि आगे आने वाले समय में जब इन लोगों के पास नौकरी नहीं रहेगी, इनके पास जेब में पैसा नहीं आएगा, तो इससे होगा क्या, ये डिमांड अपनी कम कर देंगे, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे फिस्कल ईयर आगे बढ़ेगा उसमें हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ जाएगी, इकोनॉमिक रिकवरी नहीं होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएगा। यहां मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब तक इकोनॉमी में कितनी है। मैंने आपको इतना करंट अफेयर्स पढ़ाया, एनसीईआरटी पढ़ाया, रमेश सिंह पढ़ाया, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जो हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स हमारी जीडीपी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप ये लिखिए कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है परसेंटेज वाइज, सेकेंडरी कितना करता है और सर्विस सेक्टर कितना करता है। सर्विस सेक्टर को आप टर्शरी भी बोल सकते हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर टोटल मान लो कि 40 करोड़ लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो इस 40 करोड़ को कितने परसेंट लोगों को प्राइमरी में एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने परसेंट को सेकेंडरी मिला और कितने परसेंट को टर्शरी मिला है। इन सवालों का जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दो, हो सके तो केवल अपने दिमाग से दो, और अगर चलो दिमाग से नहीं भी दे पाते हो तो ठीक है, आप लेटेस्ट डाटा सर्च मार के इसका जवाब नीचे देने की कोशिश करो। चलिए वापस आ जाते हैं, फिर आगे क्या बोला जा रहा है। एलिमेंट्री इकोनॉमी थ्योरी सजेस्ट दैट रेजिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द की टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। देखिए ये तो सिंपल बात है, जब इकोनॉमी नीचे जाने लगे, जब एक डिप्रेशन जैसा ट्रेंड आपको दिखने लगे, तो ज्यादा पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज करो। जब आप ज्यादा पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, खर्चा वो ज्यादा करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को एक फॉरवर्ड पुश मिलेगा, एक अपवर्ड पुश मिलेगा। ठीक है भाई, तो द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द की टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। अब बात यह है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स दे आर इंपॉर्टेंट, especially in the current context of sluggish aggregate demand. There is a dire need to complement public investment with even more private investment. कहने का मतलब यह है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट का लेवल यहां पे कम है, ओके, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है अगर हमको आउटपुट बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। ये इन्वेस्टमेंट केवल सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि केवल सरकार पैसा खर्च करती जाएगी और उससे इकोनॉमी ऊपर जाएगी। नहीं, जो ग्राउंड लेवल पे प्राइवेट कंपनीज है ना, उनको भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको भी यहाँ पे पैसा खत्म करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी बहुत लंबे समय से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का इंतजार कर रही है, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी के चलते थोड़े कम आ रहे हैं। डेफिनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और हमको ऐसा लगता है कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और इस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और सब बोलते हैं कि ये जो एफडीआई इंडिया के अंदर आता है इससे नौकरियां क्रिएट होती हैं। चलिए माना कि एफडीआई से नौकरियां क्रिएट होती हैं, अब डिपेंड करता है कि एफडीआई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में आ रहा है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल नए बनाए जा रहे हैं, ब्राउन फील्ड जो पुराने हैं उनमें इन्वेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने रिलायंस के जियो के 9.99% शेयर खरीद लिए, तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हुई है, ग्रीन फील्ड नहीं है। इसने फेसबुक ने आके यहाँ पे कोई नया वेंचर स्टैब्लिश नहीं किया है। तो अब इस प्रकार के ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नौकरियां क्रिएट नहीं होती। चलो मान लो किसी एफडीआई ने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी किया, तो उस ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में भी कितनी नौकरियां डायरेक्टली क्रिएट हुई और कितनी नौकरियां इनडायरेक्टली क्रिएट हुई, इसकी क्वालिटी को यहाँ पे चेक करने की जरूरत है। और सबसे खास बात यह कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, इसकी तो क्लोजर स्क्रूटनी करने की जरूरत है। क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा नौकरियां आती हैं एफडीआई से, बट एक्चुअली में कितनी आती हैं इसके ऊपर ज्यादा थ्योरी और थेसिस नहीं हो रही है। उसके बाद एफडीआई के आने से और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के काम करने के तरीके को कुछ और कंटेक्स्ट में भी चेक करने की जरूरत है। क्या है ना कि ग्लोबल लेवल पे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और ग्लोबल लेवल पे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि पहले कंपनियां कहीं और ऑपरेट करती थी, अब वो कहीं और ऑपरेट कर रही हैं। बहुत सी कंपनियां चाइना में अपना धंधा बंद करके फिलीपींस में सेटल हो रही, बहुत सी कंपनियां जापान में अपना धंधा करके वापस यूएस में सेटल हो रही हैं। तो ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है ग्लोबल लेवल पे, जहां पे आपके बिजनेस ऑपरेशन है वहां पे आपने बंद किए, उनको रीलोकेट किया। तो अब ऐसे कंटेक्स्ट में इंडिया को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी को और एफडीआई की स्ट्रैटेजी को समय समय पे एसेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये इंडिया में हमेशा से टैपेड रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में एक बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं कर पाया। जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने चाइना जैसी कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट पैदा किया है, इंडिया में हमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कुछ सब सेक्टर्स ऐसे जरूर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफडीआई दोनों आ रही है और नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, बट वो नौकरियां भी बहुत हाई क्वालिटी की नौकरियां नहीं है। तो पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां कम क्रिएट हो रही, जो हो भी रही है
वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड प्रकार की हैं, तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम हो रही है एम्प्लॉयमेंट पैरामीटर्स को सुधारने में। फिर बात की जाए, एक ऐसा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसमें बहुत तगड़ा पोटेंशियल है इकोनॉमी को भी बढ़ाने का और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने का, वो सेक्टर है आपका ऑटो सेक्टर। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर 1,91,00,000 1.91 करोड़ लोगों को नौकरियां देता है, चाहे वो डायरेक्ट नौकरियां चाहे वो इनडायरेक्ट नौकरियां हो। ओके, और करेंटली मोर देन 70% ऑफ द ऑटो कंपोनेंट कंपनीज आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जी हाँ, ऑटो कंपोनेंट में आप देखिए, ऑटो में बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति सुजुकी की बात कर लो, फोर्ड अभी अभी एग्जिट हो गया यहाँ पे, टोयोटा की बात कर लो, हुंडई की बात कर लो, बहुत सी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन 70% ऑफ द ऑटो कंपोनेंट कंपनीज आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी हो गई, फोर्ड हो गई, फोर्ड तो खैर अब नहीं है, टोयोटा हो गई, हुंडई हो गई, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं। तो हो सकता है कि मारुति सुजुकी की जो कार है, उस कार के टायरों में जो आगे की तरफ छल्ले लगते हैं, वो छल्ले खुद मारुति सुजुकी ना बनाए, एक छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से बोल दे कि तुम ये छल्ला हमको बना के दे दो। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बहुत सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी है जो कि एंसिलरी कंपोनेंट की तरह काम करती हैं। छोटे मोटे कंपनी बड़ी कार को और बड़े ऑटोमोबाइल्स को बनाने में जो लगते हैं, उसमें अपना रोल प्ले करती हो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ऐसा बोला गया था कि 2022 तक ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो इंडिया में 38 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा, 3,80,00,000 जॉब्स क्रिएट करेगा, बट एक्चुअली में यहां पे ऐसा हुआ नहीं है। अब यहां पे 3 फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिसने ओवरऑल ऑटो सेक्टर के एक्सपेंशन में रोड़ा लगाया है, रोड ब्लॉक लगाया है। कौन कौन सा? पहला फैक्टर है, ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज लो व्हिच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन व्हीकल सेल्स। चूंकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल गया और लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हो गई कम, जिसके चलते व्हीकल सेल्स यहां पे कम हो गए। सेकंड, द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंटिन्यू टू इंपैक्ट प्रोडक्शन इवन व्हेन कस्टमर सेंटिमेंट्स आर स्लोली टर्निंग पॉजिटिव। भाई देखो, गाड़ियां वगैरह बनाने में हमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स हम लोग चाइना और ताइवान जैसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास खुद की ये सेमीकंडक्टर्स बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड है, इसको इवॉल्व करने की जरूरत है। क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, अब थोड़े बहुत कंज्यूमर्स के पास पैसे आ रहे हैं और वो शायद मूड बना रहे हैं कि चलो गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, लेकिन जो गाड़ी बनाने के लिए क्रूशियल इनपुट्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तीसरा, जब फोर्ड जैसी कंपनीज इंडियन मार्केट से निकल जाती हैं तो एकदम से बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं, और इन जॉबलेस एम्प्लॉयज को एकदम से कोई और नौकरी मिलना काफी मुश्किल होता है। उसके साथ साथ बात ये भी बताई जा रही है कि जब फोर्ड जैसी कंपनीज एग्जिट मारती हैं तो ये जो एफडीआई के पीछे दुनिया पागल चल रही है ना कि वाह यार एफडीआई ले आओ, एफडीआई ले आओ, ये पागलपंती भी किस हद तक सही है किस हद तक सही नहीं है, इसको एसेस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एफडीआई के अंदर कंपनी आ गई और बाद में बाहर निकल गई और उन्होंने ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में बना रखा है, बहुत सारी नौकरियां दे रखी हैं और वो नौकरियां एकदम से जाएंगी तो प्रॉब्लम खराब होगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया भर की कंपनीज इस पर्टिकुलर इवेंट को देख रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि अगर ये फोर्ड जैसी कंपनीज बाहर जा रही हैं तो नई ऑटोमोबाइल कंपनीज आके अपने बिजनेसेस को इंडिया में सेटअप नहीं करेंगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगर आप इंपैक्ट जानना चाहते हैं फोर्ड इंडिया के एग्जिट का, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है जिसमें 2,000 करोड़ का नुकसान, 40,000 नौकरियों का नुकसान, फ्रेंचाइजीज को क्या प्रॉब्लम है, डीलरशिप्स को क्या प्रॉब्लम है और फोर्ड इंडिया एक्चुअली में यहाँ पे एग्जिट क्यों कर गया था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो जाके। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि नोकिया की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी श्री पेरुम्बदूर में तमिलनाडु में, वहां पे 8,000 परमानेंट एम्प्लॉयर्स थे। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्लांट था वो, 15 मिलियन फोन, 1.5 करोड़ फोन से वो एक महीने में बनाता था और 80 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब नोकिया के प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए तो ये कंपनी इंडिया के अंदर बंद हो गई और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे जॉबलेस हो गए। और इस प्रकार के इवेंट्स और भी देखने को मिले। अभी हमने फोर्ड की तो बात करी ही, फोर्ड के चलते 4,000 डायरेक्ट नौकरियां गई हैं और लगभग 40,000 इनडायरेक्ट नौकरियां गई हैं, मतलब 35,000 इनडायरेक्ट, तो कुल मिला के टोटल जॉब्स लॉस फोर्ड एग्जिट की वजह से 40,000 का हुआ। फिर सिटी बैंक ने भी रिसेंटली हमने बात की थी कि सिटी बैंक अपने रिटेल बैंकिंग बिजनेस को इंडिया में बंद कर देगा। इनफैक्ट 13 मार्केट से सिटी बैंक अपने रिटेल बिजनेस को बंद कर रहा है, क्योंकि सिटी बैंक जैसी बैंक है ना, चिल्लर में डील नहीं करती है कि हाँ भाई छोटे छोटे सेविंग अकाउंट खुल गए, करंट अकाउंट खुल गए, ये सब पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक करते हैं। सिटी बैंक का काम है क्या है कि हम वेल्थ मैनेजमेंट करेंगे। तो
तो दुनिया के कुछ बड़े मार्केट्स को टारगेट करेंगे जहां पे बड़े अमीर अमीर लोग अपना पैसा खत्म कर सकते हैं, बस ऐसी वेल्थ मैनेजमेंट की मार्केट को हम लोग टैप करेंगे। ये छोटे मोटे चिल्लर बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सिटी बैंक ने डिसाइड किया। लेकिन इससे होगा क्या? इससे आएगा इम्पैक्ट ऑन जॉब जनरेशन। जो भी जॉब्स इन कंपनियों में पैदा हुई थी वो सब चली जाएंगी। प्लस ये जब हाई प्रोफाइल ग्लोबल फर्म्स हमारे मार्केट से निकलती हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम आती है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि जगहें ढूंढ रहे हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके दिमाग में एक डाउट आ जाता है। वो देखते हैं कि यार ये इस मार्केट इकोनॉमी से तो, इंडिया से तो ये सब बैंक के बाहर निकल रही है, ऑटोमोबाइल कंपनी बाहर निकली, तो हम इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें? तो थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं इंडिया में इकोनॉमिक माहौल क्या है, फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे अब ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी में ही इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। तो हमारी जो सरकार है, मोदी जी जो इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। प्लस जो जॉब्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अब ये जो लोग जॉबलेस हुए हैं इनको कहाँ जॉब मिलेगी? फोर्ड में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स और स्किल्ड लोग होंगे जिनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती होगी, अब ये क्या करेंगे? किसी और जगह पे नौकरी ढूंढेंगे। तो जब ये ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग दूसरी जगह पे नौकरी ढूंढेंगे तो नए जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होंगे उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। प्लस जब नौकरियां कम, लोग ज्यादा, तो लोग कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है नौकरियां मिलेंगी भी तो खराब क्वालिटी की नौकरियां मिलेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो ये मैंने आपको क्रक्स बता दिया इस आर्टिकल का, ठीक है, मेन पॉइंट्स आपको सारे यहाँ पे बता दिए। अगली बात करते हैं, इंडिया इज नॉट अ बाई स्टैंडर्ड इन द ऑकस सागा। ऑब्जर्वर्स इन न्यू दिल्ली प्रोफेस मिक्स्ड फीलिंग्स, सम जॉय फॉर ऑस्ट्रेलिया बट मोर कमिसरेशन विद फ्रांस। कमिसरेशन का मतलब है कि किसी के साथ आप एक सद्भावना की फीलिंग रखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको लग रहा है कि अरे यार सही नहीं हुआ, ठीक है। एक आपका दोस्त फेल हो गया, आपको अच्छा नहीं लगा, अरे यार वो फेल हो गया यार, मतलब ये क्या है? कमिसरेशन है। तो फ्रांस की $90 बिलियन की बिल चली गई तो इंडिया के अंदर कमीशन है, अरे यार फ्रांस के साथ अच्छा नहीं हुआ, $90 बिलियन का नुकसान हो गया। फ्रांस तो नाराज है ही, एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया से वापस मिला लिया, बोला कि हमारे पीठ में चूरा बोका गया। ये सब बातें आपको पता ही है। शुरुआत में मैंने आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई देखिए, यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन टेक्नोलॉजी दे दी है, तो डेफिनेटली इससे एक पुश तो ये मिला कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स आ जाएंगी तो चाइना के प्रति डिटरेंस अच्छी हो जाएगी। अच्छा ही है, इंडियन ओशन में चाइना थोड़ी औकात में रहेगा, ये तो थोड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन यहां पे इसका एक दूसरी बात भी है भाई, खास बात यहां पे ये है कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत अच्छा दोस्त था और यूएस का भी बहुत अच्छा दोस्त था, और तीनों नाटो पार्टनर्स हैं। आपको समझने की जरूरत है, फ्रांस एक नाटो पार्टनर है, सॉरी मतलब यूएस और फ्रांस आपके नाटो हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नाटो पार्टनर नहीं है। आप समझिए, यूएस और फ्रांस दोनों नाटो पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया नाटो पार्टनर नहीं है। चुपचाप से यूएस ने क्या किया कि आपका डील कर ली ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस को इग्नोर कर दिया। तो हम इंडिया में लोग क्या सोचेंगे? इंडिया में तो लोग यही सोचेंगे ना कि भाई जब एक नाटो पार्टनर को सीक्रेटली धोखा दे सकता है यूएसए, तो फिर इंडिया क्या बड़ी चीज है? कल की डेट में इंडिया को क्यों नहीं धोखा दे सकता? और ये बात बिल्कुल सही है। न्यू दिल्ली यहाँ पे अनकंफर्टेबल, और अनकंफर्टेबल होना जरूरी है। डेफिनेटली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स आएंगे, अच्छी बात है, वो चाइना को पुशबैक करेगा। लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक लिमिट से ज्यादा ईस्टर्न इंडियन ओशन में घूमे। ईस्टर्न इंडियन ओशन में दबदबा है इंडियन नेवी का, और भारत सरकार हमेशा चाहेगी कि इंडियन नेवी का दबदबा रहे। अब हमारे पास सबमरीन है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जितनी ताकतवर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो हमने अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल फ्रांस और आपका चाइना और यूएस जैसे देशों का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो अरिहंत एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग है। अरिहंत के बाद अरिघाट बन रहा है, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाली सबमरीन हमारे पास नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी को हम बहुत लंबे समय से यूएसए से पाना चाह रहे हैं, बट यूएसए हमको ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। क्योंकि यूएस जानता है कि इंडिया मिलिटरीली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर हमको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जाएंगे हम और स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रांग नहीं है मिलिटरीली, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से सेक्लूडेड रहा है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, चाइना जैसी कंट्रीज बहुत दूर है, मिडिल ईस्ट जहां पे इतना सारा बवाल है वो सब कंट्री ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर है, तो ऑस्ट्रेलिया सेक्लूडेड रहता है। तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को ज्यादा डेवलप किया नहीं है। तो उनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे देंगे तो यूएस वाले बोलेंगे चलो इनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दिए, क्या ही कर लेंगे। इंडिया को नहीं देते, क्योंकि इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे तो इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ताकतवर बन जाएगा यहाँ पे मिलिटरीली। तो यूएस इंडिया को, वैसे यूएस इंडिया का बड़ा दोस्त सगा बनता घूमता है, लेकिन इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है।
क्योंकि यूएस खुद नहीं चाहता कि इंडिया एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर बने, और इंडिया ये नहीं चाहता कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में फिर ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन घूमने लगे। तो ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, हम लोग ऑलरेडी अपने वेस्टर्न फ्लैंक पे पाकिस्तान अफगानिस्तान से परेशान है, उस पे भी अब ईस्टर्न इंडियन ओशन में ये ऑस्ट्रेलिया वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन घूमने लगेंगी, तो दिस विल डेफिनेटली नॉट बी लाइक्ड बाय इंडिया। ये तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। प्लस अब यहाँ पे इस ऑकस के चलते जो क्वाड की इंपॉर्टेंस है वो भी कम होगी। इंडिया क्वाड को अपना फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा मान के चल रहा है। अब इस क्वाड के एजेंडा के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और आपका ये इंडिया है। अब इन 4 कंट्रीज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहां पे एक सब ग्रुपिंग सी बन रही है जिसमें यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को स्पेसिफिकली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि यूएस इंडिया को देने को तैयार नहीं है। तो यूएस हमारे यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमको दे नहीं रहा है। हालांकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं देगा मिलिट्री बेस भी नहीं बना पाएगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चूंकि यहाँ पे रशिया बैक स्टैब्ड फील कर रहा है, तो इंडिया डेफिनेटली कोशिश करेगा कि भाई एक न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम हम रशिया के साथ शुरू करें। ये जो हमारा प्रोजेक्ट 75 क्लास सबमरीन प्रोग्राम है ना, इसके साथ फ्रांस को जोड़ें, फ्रांस का असिस्टेंस आए और फ्रांस की न्यूक्लियर पावर सबमरीन हमको मिल जाए। अब ये इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएसए इस बात को जानता है कि इंडिया इस बात की कोशिश कर रहा है, और यूएसए पूरी कोशिश करेगा बैक एंड से फ्रांस को बोल के कि भाई इंडिया को अब न्यूक्लियर सबमरीन मत दो। यूएसए एक बार चाइना को बहुत ताकतवर बना चुका है, और आज के डेट में चाइना यूएस को पुश बैक कर रहा है। यूएस नहीं चाहता कि इंडिया इतना ताकतवर बने, इसलिए जब क्रूशियल टेक्नोलॉजीज की बात होती है यूएसए अपना हाथ पीछे खींच लेता है, और वही यहां पे हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या इंडिया फ्रांस के साथ किसी प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन की डील कर पाएगा। अगर कर पाता है तो दिस विल बी डेफिनेटली अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। पर ओवरऑल इंडिया यहाँ पे दुश्मनों की तरह किसी के साथ एक्ट नहीं कर सकता। यूएस भी हमारा दोस्त है, यूके भी हमारा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा दोस्त है। हम सबके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, ओवरऑल चाहेंगे कि हर जगह पे पीस और शांति रहे। क्योंकि हम आपस में लड़ने लगेंगे तो डेफिनेटली चाइना यहाँ पे यही चाहता है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप आपको ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी व्यू है वो समझ में आ गया हो। और आज का फाइनल आर्टिकल, अ फ्लिकर ऑफ होप, एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एफर्ट्स टू ट्रैक वायरस वेरिएंट्स। देखिए, इंडिया का जो कोविड-19 के एक्टिव केसेस का जो काउंट है वो गिर के 3 लाख पे आ चुका है। फ्राइडे बुलेटिन हेल्थ मिनिस्ट्री का, अब तक इंडिया में 56 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, तो पिछले 91 डेज में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट रहा है, वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, वो 3% से कम रहा है, और जो डेली पॉजिटिविटी रेट रहा है वो 2% से कम रहा है पिछले 25 दिनों में। तो डेफिनेटली जो केसेस हैं वो बहुत तगड़े तरीके से डिक्लाइन पे हैं। अगर आप पिछले सितंबर 2020 की बात करो तो जो एक्टिव नंबर ऑफ केसेस थे इंडिया में वो पीक पे थे 10 लाख। धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने शुरू हुए। दिसंबर 20 तक आते आते आप देखोगे कि जो ओवरऑल केसेस थे वो 3 लाख थे। आज की डेट में भी ओवरऑल एक्टिव नंबर ऑफ केसेस 3 लाख है। तो दिसंबर 2020 तक हमको लग रहा था कि भाई कोरोना खत्म हो गया है। फिर उस समय पे फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बन रही थी, इंडिया की कोवैक्सीन भी बन रही थी। सबको लगा वैक्सीन भी आ गई है, केसेस भी कम हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे डील कर लेंगे। लेकिन अप्रैल मई के समय पे जो हुआ है वो सबको पता है। और ये क्यों हुआ? अप्रैल मई की जो खतरनाक सेकेंड वेव आई थी वो क्यों आई? वो इसलिए आई बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ electricity in hunting for new mutation underlying dangerous new variants। भाई चूंकि डेल्टा वेरिएंट आ गया था, अप्रैल मई में कैटास्ट्रोफिक पीक आई थी, ज्यादा म्यूटेशंस के चलते, ज्यादा डेंजरस न्यू वेरिएंट्स के चलते हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। ये नए म्यूटेशंस में ताकत थी कि एंटीबॉडीज को इवेट कर सकते थे। और उसके बाद आप देखोगे कि सोशलाइजेशन भी बहुत हो रहा था, लोग निकल के घूमने फिरने जा रहे थे, ओवरऑल एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, तो पैंडेमिक बहुत तेजी से बढ़ा। आज की डेट में भी कुछ दिसंबर 2020 जैसे ही हालात है। आज भी 3 लाख एक्टिव केसेस हैं, ओके, और लगभग इतनी ही डेथ्स हैं जितनी उस समय पे हो रही थी। अब खास बात यह है कि आज के समय पे हम यहाँ पे शांत नहीं पड़ सकते। नंबर्स भले ही फेयरली सिमिलर हैं, लेकिन उस समय पे भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाले जो मेजर्स थे उनको थोड़ा इग्नोर कर दिया गया, लेकिन अभी के लिए उतना इग्नोर नहीं किया जा रहा। देखिए क्या लिखा है, While the spread of infection can be controlled in limited ways, the availability of vaccines and the fact that many large countries now are getting closer to having half their population inoculated with at least one dose means that the biggest threat associated with the pandemic, severe disease and death, is much more tractable than last year। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पिछले साल दिसंबर 2020 में वैक्सीन वगैरह नहीं बनी थी, और इस साल सितंबर अक्टूबर 2021 के समय पे 50% ऑलमोस्ट आबादी हमारी एक डोज तो पाई चुकी है। तो इससे होगा ये कि सीवियर
केस नहीं होगा, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे, और सीवियर सिम्टम्स से इन लोगों की मौत होती कोरोना के अंदर। करोड़ ऑफ इंडियंस को इंडिया में भी वैक्सीनेशन मिल चुकी है। तो हम इस समय पे डेफिनेटली पिछले साल के रिस्पेक्ट से ज्यादा एडवांटेजेस कंडीशंस में हैं व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग कोरोना वायरस। तो एक ऑप्टिमिज्म है। और इस बार एक और अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट भी ज्यादा कॉशियस है। पिछले साल गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, मोदी जी ने आके बोल दिया कि हाँ भाई हमने कोरोना को खत्म कर दिया। इस प्रकार से ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है। इस प्रकार से सरकार समय समय पर लोगों को याद दिला रही है कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको ये वैक्सीन लेनी है। तो ये सब चीजें हैं। प्लस थर्ड वेव हमारे ऊपर है, लोगों के अंदर डर है। सरकार भी बता रहा है कि भाई थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, उतनी कैटास्ट्रॉफिक भले ही ना हो बट खतरनाक हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये कि लोगों के दिलों में एक डर का माहौल होना चाहिए। जब तक ये डर का माहौल नहीं होगा तब तक लोग क्या करेंगे, तब तक लोग खुलेआम बाहर घूमते रहेंगे। और जब वो खुलेआम बाहर घूमते रहेंगे तो डेफिनेटली जो आपको कोरोना का फैलने का डर है वो ज्यादा रहेगा। तो एक बिहेवियरल कॉशन की जरूरत है हमको, एक कॉन्टिन्यूड बिहेवियरल कॉशन की। और वो कॉन्टिन्यूड बिहेवियरल कॉशन इस समय पे लोगों के अंदर होना चाहिए। हालांकि अभी मुंबई में मैं कुछ दिन पहले लोकल ट्रेन में गया था, भाई ऐसे चढ़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैं बाहर निकला, मैंने कहा भाई बस या ओला पकड़ो, इस ट्रेन में तो नहीं जाना हो पाएगा। तो बस यही चीजें हैं भाई, अब देखिए आगे क्या होता है। बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड वेव जैसा कोई बवाल हमारे सर पे ना आ जाए। तो इतना ही था आज के द हिंदू एडिटोरियल में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा लेट हो गया है, कल सोता रह गया। ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, अगर आप दबा सकते हैं। आपके ज्वाइन बटन दबाने से डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हर बात का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रेट डे, गुड बाय।